जो हम किसी बातचीत को पोस्टपोन कर रहे होते हैं जी। यानी खामोशी इख्तियार कर रहे होते हैं, साइलेंस की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये वक्ती सा इससे हमें कोई रिलीफ मिलता है कि हमें वो एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। और कभी कभी हम साइलेंस की बजाय फिर एकदम गुस्से में वायलेंस पे उतर आते हैं। तो ये जो दो इंतहाएं हैं जिसे साइलेंस या वायलेंस कहा जा सकता है, तो इनके दरमियान एक बहुत रेंज है जिसमें हम बातचीत कर सकते हैं और सलाह मशवरा कर सकते हैं और बातचीत को फिर कई हिस्सों में कर सकते हैं, यानी उसकी किस्तें बना सकते हैं और हर किस्त को निपटा सकते हैं। जितना किसी की गुफ्तो शनीद अच्छी नज़र आती है, उसी तनासब से उसकी ज़िंदगी भी आप उसकी ज़िंदगी का नाप तोल भी कर सकते हैं और उसकी ज़िंदगी के खुशहाल होने का आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इंसान चूँकि एक बड़ी लाजवाब तख्लीक है और इसमें बेशुमार हैवानात की खसूसियात भी पाई जाती हैं, लेकिन जो असल काबिलियत और असल खसूसियत है जो इसे इंसान होने का शर्फ देती है, वो सोच विचार और बातचीत है। मदद तलब करना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती, बल्कि ये ताकत की निशानी होती है। ऐसे वालिदैन जिनकी कोई रेट ना हो और वो कमज़ोर हों, वो औलाद को जो है बेहतर मुस्तकबिल की तरफ नहीं ले जा सकते। सो इट ऑल बॉयल्स डाउन टू गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप जो इख्तलाफ राय है उससे घबरा ना जाएं, बेचैनी ना महसूस करें और खुल के अपनी बात जो है या अपने नुकात टेबल पे रख दें और दूसरे को भी कहें कि वो भी अपने दिल की बात करे। और इब्तदा में एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने के बाद कुछ गौर व फिक्र के लिए टाइम लें। और जब आप किसी के साथ गुफ्तगू में इंगेज होते हैं तो कभी ये तसव्वुर ना करें कि अभी जो गुफ्तगू हो रही है उसके नतीजे में तमाम मकासद हल हो जाएंगे। आप समझे कि 5 दफ़ा आपको गुफ्तगू करना पड़ती है तो घरेलू मसाइल आप हल कर सकते हैं या दफातर के मसाइल हल कर सकते हैं। फिर इस दौरान आप इज़्ज़त और एहतराम बरकरार रखते हैं ताकि सेफ्टी बरकरार रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में यू आस्क्ड फॉर इट फ्राइडे को हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते हैं और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोगों के मसाइल जो हैं ज़िंदगी के वो मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं, मगर उनमें एक चीज़ हम अगर जो है कदर मुश्तरक के तौर पे देखें तो एवरीबडी वांट्स सम हेल्प, दे आर सीकिंग सम हेल्प टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर देम। मगर एट टाइम्स हमें पता नहीं होता कि हमने बात कैसे करनी है, हमने बात कहनी कैसे है। मौका ख़तरनाक होता है और उसमें हम सब चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए, हम जो हासिल करना चाहते हैं हदफ हमें मिल जाए। मगर डॉक्टर साहब, बात जो है, लफ्ज़ जो है, आप मुझे बताइए कि बीइंग एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट, बीइंग अ लॉन्ग टर्म पर्सन जो अफराद की ज़िंदगी में, फैमिलीज़ की ज़िंदगी में, मुआशरे में एक बेहतरी लाने की आप सही 40 साल से कर रहे हैं बतौर डॉक्टर, बतौर साइकियाट्रिस्ट। ये बताइए कि जो लफ्ज़ होते हैं, कहते हैं उनकी हुर्मत होती है, उनका असर होता है। अगर लफ्ज़ का असर होता है डॉक्टर साहब तो कोई जुमले का भी असर होता है, और अगर जुमले का असर होता है तो कोई गुफ्तगू का भी असर होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन चूँकि गुफ्तो शनीद में इंसान को अभी इस कुराए अर्ज़ पर ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा, पिछले 10,000 साल से ही इंसान ने बातें करना शुरू किए हैं, तो एक तरह से ये नया काम है जो इंसान ने शुरू किया है। और गुफ्तो शनीद के मामले में ज़्यादातर लोगों का बस गुजारा मुजारा ही है। और जब कोई मुश्किल मौका आता है या मुश्किल बंदे से मुश्किल मौजू पर बात करना होती है तो हमारी सट्टी गुम हो जाती है और हम परेशान से हो जाते हैं। हमें मुश्किल सा होती है, कोई फील मुश्किल होती है कि एनर्जी फील नहीं होती जी। दिल करता है कि बाद में बात कर लेंगे, अभी माहौल को एकदम मसमूम ना करें, ख़राब ना करें। अगर बात की तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई मनफी नतीजा निकल आएगा, कोई रद्द अमल का हमें सामना होगा और हम पहले से भी बदमज़गी की तरफ चले जाएंगे। पहले ज़िंदगी में कोई बदमज़गी होती है तो हम ऐसा सोच रहे होते हैं तो और ज़्यादा बदमज़गी हम इनवाइट नहीं करना चाहते। ठीक। और
गुफ्तो शनीद से जो मौक़े निकलते हैं हम उनसे महरूम हो जाते हैं। ठीक। और गुफ्तो शनीद एक खालिसतन इंसानी काम है, दूसरे जानदार गुफ्तो शनीद नहीं करते, और हम इंसान दूसरे जानदारों की तरह बहुत सारी हरकतें अगरचे कर सकते हैं। हम घूर सकते हैं, गुर्रा सकते हैं, हाथापाई कर सकते हैं, दक्कम पेल कर सकते हैं, छीना झपटी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जानदार हम इंसानों की तरह गुफ्तो शनीद करके मसाइल का हल नहीं निकाल सकते। इसमें सुनना ज़्यादा अहम है और फिर बोलना उससे भी ज़्यादा अहम है, और फिर सुनना फिर एक दफ़ा मैं कहूँगा कि बहुत अहम है। तो इस हवाले से जो हम किसी बातचीत को पोस्टपोन कर रहे होते हैं जी, यानी खामोशी इख्तियार कर रहे होते हैं, साइलेंस की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये वक्ती सा इससे हमें कोई रिलीफ मिलता है कि हमें वो एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। और कभी कभी हम साइलेंस की बजाय फिर एकदम गुस्से में वायलेंस पे उतर आते हैं। तो ये जो दो इंतहाएं हैं जिसे साइलेंस या वायलेंस कहा जा सकता है, तो इनके दरमियान एक बहुत रेंज है जिसमें हम बातचीत कर सकते हैं और सलाह मशवरा कर सकते हैं, और बातचीत को फिर कई हिस्सों में कर सकते हैं, यानी उसकी किस्तें बना सकते हैं और हर किस्त को निपटा सकते हैं। तो ज़्यादातर जो मसले हमें भेजते हैं हमारे नाज़रीन जी, उन मसलों का ताल्लुक़ आम रोज़मर्रा ज़िंदगी से होता है। माँ बाप अपनी औलाद से कुछ परेशानियों का शिकार होते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के अदम तावन की शिकायत करते नज़र आते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर पटरी से उतर जाता है, कोई एडिक्टिव बिहेवियर या एडिक्टिव सब्सटेंस के पीछे पड़ जाता है। जी। तो ऐसे हालात में, यानी ऐसे अनोखे और मुश्किल हालात में बात करना मुश्किल होता है कि बात कैसे शुरू की जाए। बीच में कुछ बाज़ अना के मसाइल होते हैं और इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं कि हमें लफ्ज़ों के चुनाव करने में मुश्किल पेश आती है। फिर यूँ लगता है कि लफ्ज़ मुंह से तीर की तरह निकलेंगे तो फिर वापस उनको लेना बहुत मुश्किल होगा, और अपने लफ्ज़ों को वापस निगलना काफ़ी मुश्किल होता है इंसानों के लिए। तो हमें सोच समझ के तोल कर बात करने की ज़रूरत होती है। सो गुफ्तो शनीद इंसानी खसूसियात में से या काबिलियतों में से एक बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है, और मैं आसानी से बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि जितना किसी की गुफ्तो शनीद अच्छी नज़र आती है, उसी तनासब से उसकी ज़िंदगी भी आप उसकी ज़िंदगी का नाप तोल भी कर सकते हैं, और उसकी ज़िंदगी के खुशहाल होने का आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इंसानों के लिए भी हैवान का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल कोई करे तो पहले तो ये बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई होगी, और फिर अगर इसी इंसान को हैवान नातिक कहें तो ये क्या होगा? देखिए, इंसान के बारे में ये आसानी से कहा जा सकता है कि वो हैवान भी है। अच्छा। हैवान के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो इंसान भी है। ओके। सो इंसान चूँकि एक बड़ी लाजवाब तख्लीक है और इसमें बेशुमार हैवानात की खसूसियात भी पाई जाती हैं, लेकिन जो असल काबिलियत और असल खसूसियत है जो इसे इंसान होने का शर्फ देती है, वो सोच विचार और बातचीत है। यानी गुफ्तो शनीद, सोच विचार, मसलों का हल निकालना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में जाना, और इजाद करना ऐसी चीज़ों को जिससे ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है, या हल तलाश करना मुख्तलिफ़ चीज़ों का कि जिससे दुनिया में काया ही पलट जाती है। आप देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन दुनिया में चीज़ें ईजाद होती रही हैं जिससे इंसानी ज़िंदगी बेहतरी और ख़ूबसूरती की तरफ चलती रही है, और ये काम ज़्यादातर साइंसदान करते हैं, और ख़ामोशी से वो अपने तजर्बात में लगे रहते हैं, और नाकामियों से वो घबराते नहीं, और फिर पैंतरे बदल बदल कर वो कोशिशें करते हैं, तो आखिरकार वो अपना मुद्दा हासिल कर लेते हैं, और जो इजाद वो करने जा रहे होते हैं वो एक मामूली शक्ल में पहले सामने आती है, और फिर उसको रिफ़ाइन किया जाता है, फिर उसको बेहतर बनाया जाता है। अगर आप हवाई जहाज़ों की हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा कि पहले बैलून होते थे जिससे लोग उड़ना पसंद करते थे, फिर एयरशिप्स थे, फिर जहाज़ आए, फिर जहाज़ अब ऐसे हैं कि जैसे आप अपने घर में बैठे आप वक्त गुजार रहे होते हैं, तो जहाज़ में भी उसी स्मूथनेस के साथ आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और बड़ी तेज़ी से कर रहे होते हैं, और आपका राब्ता आपके अजीज़ों व अकारब के साथ कायम होता है।
इसी तरह अगर आप सेल फ़ोन को देखें तो 20 साल पहले सेल फ़ोन की जो शक्ल थी अब वो बिल्कुल तब्दील हो गई है, और सेल फ़ोन कई दूसरी इजादात को पसे पुश डाल के हमारी ज़िंदगी में कितना मददगार साबित हो रहा है। क्या गुफ्तगू और ज़ोर ज़बरदस्ती ये रास्ते जो हैं, इनमें से कौन से रास्ते जिनको हम अपना सकते हैं? और अगर इसी तनाजुर में मैं एक बात और कहता चलूँ ताकि आप हमें तफसील से बताएं, अगर कुछ मुफादात दाव पे लगे हों और उसमें हमारे जज्बात भी बिखरे हों और साथ में इख्तलाफ राय भी हो, तो ऐसे में किस तरह गुफ्तगू की जाए? मैं आपके पहले सवाल का जवाब पहले देना चाहूँगा कि वालिदैन बचपन में, यानी जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनके साथ मामलात कैसे तय करते हैं, सारी ख़राबी की जड़ ये वहाँ से शुरू होती है कि चूँकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, यानी कद काठ में छोटे होते हैं और जिस्मानी ताकत में वो कमज़ोर होते हैं, तो वालिदैन उनके साथ आर्म ट्विस्टिंग ज़्यादा करते हैं और उनके साथ हाथापाई भी करते हैं और उनको डरा धमका के उनसे अपनी मर्ज़ी भी मनवाते हैं। तो बच्चे जो होते हैं अभी वो पूरे इंसान थोड़ी होते हैं। नहीं, वो पूरे इंसान होते हैं, अगरचे हमारा कद काठ उनसे चूँकि 5-6 गुना ज़्यादा होता है, तो हम अपने जिन्नाती साइज़ की वजह से उनको दबाव में ला के उनसे बातें मनवाते हैं। और जो बचपन में हम बच्चों के साथ सलूक करते हैं, ये मारपीट का या सख्ती का या आमराना जो रवैये हम बच्चों के साथ अपनाते हैं, इससे बच्चों की ज़िंदगी में बेहतरी एक लिहाज से तो आती है कि वो लायक फ़ायक हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत खला रह जाते हैं। उनके अंदर कुछ एक अनजानी तकलीफ़ों के ज़ख़म होते हैं जो मुंदमिल होकर नहीं देते, और बच्चे ये भी तस्लीम करते हैं कि उनके वालिदैन ने उनको लायक बनाने में या काबिल बनाने में अपना किरदार बहुत सख्ती से अदा किया है, लेकिन वालिदैन के बारे में उनका जो परसेप्शन है जी, वो कोई बहुत ज़्यादा मुस्बत नहीं होता और वो मनफी एक तासुर रखते हैं अपने वालिदैन के बारे में। एक और बात मैं कहूँगा कि जिन बच्चों के साथ ये मार कुटाई होती है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ सख्तियाँ होती हैं, शाउटिंग होती है या मार कुटाई होती है, ये बच्चे बड़े होके जब अपने ज़िंदगी के साथी चुनते हैं जी, तो ज़्यादातर लड़के जो हैं उसमें से वो पिटाई करने वाले बन जाते हैं और ज़्यादातर लड़कियां पिटाई सहने वाली बन जाती हैं। अच्छा, क्योंकि फिर यहाँ ताकत के मुकाबले में लड़का ज़्यादा ताकतवर होता है जिस्मानी तौर पर और लड़की कमज़ोर होती है, तो कमज़ोर पे हाथ उठाना दुनिया में काफ़ी आम है। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा कि सड़कों पर किसी बंदे ने किसी बॉक्सर से कोई पंगा लिया हो या किसी पहलवान को किसी ने छेड़ा हो। ठीक। सो ज़्यादातर ख़राबी की जो जड़ है वो यहाँ से शुरू होती है कि जब वालिदैन अपने कद काठ की बुनियाद पर या अपनी ताकत की बुनियाद पर बच्चों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और आमराना रवैयों से उनको मुनज़्ज़म करते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट है और ये बहुत जल्दी इसके नताइज सामने आना शुरू हो जाते हैं। और चूँकि बच्चों को अभी हमने बड़ा तस्लीम नहीं किया होता बतौर इंसान, जब तक कि वो बलूगत की मंजिलों को तय नहीं करते, हम बच्चों को आमतौर पर टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं, उनकी मर्ज़ियों को हम बिल्कुल कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देते, जो कि एक बहुत बड़ी ख़राबी की बात है। यहाँ पे ये भी पूछ लूँ आपसे कि घर में अगर माँ बाप जो हैं आपस में वो भी तल्ख़ कलामी कर रहे हैं या बात जो है वालिद साहब जो है वो उनकी अम्मी को यानी अपनी वाइफ को मार पीट रहे हैं, तो इससे भी बच्चों की ज़हनी सतह पर कोई नेचुरली जो हैवानी इंस्टिंक्ट है इंसान के, वो इससे नशोनुमा ज़्यादा पाएंगे। अगर कोई मियाँ बीवी आपस में बातचीत इज़्ज़त एहतराम से कर रहे हैं, अगरचे वो इख्तलाफ कर रहे हैं, तो उनके बच्चे कुछ और सीख रहे होंगे। अगर वालिद या वालदा दोनों में से कोई तौहीन अमेज़ अंदाज में गुफ्तगू कर रहा होगा तो बच्चे अनकॉन्शियसली उसको सीख रहे होते हैं। सो एक तो मैं बताऊंगा कि हमारे जितने भी जो एनिमल बिहेवियर्स हैं वो इस तरह नशोनुमा पाते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ और फिर मुलाजमों के साथ भी हम यही रवैया करते हैं, क्योंकि वो भी कमज़ोर होते हैं, अगरचे वो बालिग इंसान होते हैं, लेकिन हमें उनसे किसी रद्द अमल की या किसी तकलीफ़ दे नतीजे की उम्मीद नहीं होती। लिहाजा हम मुलाजमों के साथ जब बुरा रवैया करते हैं
तो ये भी हमारा जो एनिमल सेल्फ है, देखिए एक हमारा ह्यूमन सेल्फ है और एक एनिमल सेल्फ है, और दोनों मिल के हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं अपने एनिमल सेल्फ के समेत। और हमें पता होता है कि किस जगह हमने ज़रा एनिमल सेल्फ को आगे करना है और किस जगह ह्यूमन सेल्फ को आगे करना है। लेकिन अक्ल वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने जो इंसानी पहलू है उसको नशोनुमा देना पसंद करते हैं और उसको तक़वियत देना पसंद करते हैं, क्योंकि आखिरकार अगर हमें इंसान बनाया है तो हम इंसानियत की मंजिलों को छुएंगे तो अच्छे रहेंगे। क्या ये मुमकिन नहीं है कि बजाय किसी लॉ के पास जाने के, घर से बाहर बात जाने के, इफ़ाम व तफ़हीम से मियाँ बीवी या बच्चों के साथ जो आप पहले बात कर रहे थे, ये घर में मसला नहीं निपटाया जा सकता? देखिए, बुनियादी बात पहले मैं बताना चाहूँगा कि दूसरे जानदारों की निस्बत इंसान अपनी जानवरों वाली खसूसियत भी रखता है और इंसानों वाली खसूसियत भी रखता है, और इंसान एक दूसरे से बातचीत करता है और एक दूसरे से मामलात तय करता है और एक दूसरे से लेन देन करता है। जी, बाज़ औक़ात इंसान को सोशल एनिमल भी कहा जाता है। करेक्ट। लेकिन सोशल एनिमल कहने की बजाय सोशल ह्यूमन बीइंग कहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंसानों में एक दूसरे से चूँकि बहुत लेन देन रहता है और एक दूसरे के रवैयों से हम बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और हमारी एक दूसरे की तरफ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जी, तो उसमें इख्तलाफ राय हो जाना या उसमें हमें सेटिस्फेक्शन ना होना, इत्मीनान ना होना एक आम रोज़मर्रा बात है। ओके। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि सब घरों में इस किस्म के मसाइल होते हैं, सब काम की जगहों पे, सब मुआशरों में एक अदम इत्मीनान का पहलू एक दूसरे के हवाले से ज़रूर पाया जाता है, क्योंकि इंसान खूब से खूब तर की तलाश में रहता है राइट। और पहले से ज़्यादा कारकर्दगी की तवक्को रखता है दूसरों से, पहले से ज़्यादा आसानियों की तवक्को रखता है और वो चाहता है कि आसानियाँ उसे तेज़ी से मिल जाएं। जी। सो जब भी किसी घर में ताल्लुकात के नाते या किसी पहलू से कोई इख्तलाफ राय सामने आता है जी, और राय नहीं आपस में मिलती, क्योंकि हर इंसान का ज़हन एक ख़ास अंदाज में सोचता है राइट। और हर इंसान का ज़हन कई तरह से मुतासर होता है। वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से भी सीखता है, वो अपने घर से भी सीखता है, वो अपने माशरे से भी सीखता है, फिर वो ख़ुद भी बहुत कुछ सोचता है। और कुछ लोगों की सोच जो है बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होती है, वो कानून से मुताबिकत नहीं रखती, वो अखलाकियात से मुताबिकत नहीं रखती, वो बाज़ औक़ात मजहबी अहकामात से मुताबिकत नहीं रखती, सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। माँ बाप से ख़यालात भी बाज़ लोगों के बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जिससे कि बहुत तनाज़ात घरों में जन्म लेते हैं। ट्रू। सो ये कोई इतनी अनोखी बात नहीं है, इस पर अलार्म नहीं हो जाना चाहिए या इस पर जुज़-बुज़ नहीं होना चाहिए कि इख्तलाफ राय क्यों सामने आ रहा है। इसे नॉर्मल लेना चाहिए। इंसानों के दरमियान इख्तलाफ राय का होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, और अगर इख्तलाफ राय हो तो अपने अपने रिश्तों को उसी तरह निभाते रहना चाहिए। यानी अगर मोहब्बत का रिश्ता है तो मोहब्बत जारी रखें, मोहब्बत का लेन देन जारी रखें, इज़्ज़त का लेन देन जारी रखें, इख्तलाफ राय अपनी जगह है और उसके बारे में बातचीत जारी रखें। यानी एकदम से जब इख्तलाफ राय होता है और कोई बात हमारी मानने से इनकार करता है तो हम आपे से बाहर होके उसके साथ रिश्ते नाते जो है उनको तोड़ने पे उतर आते हैं और उनके साथ हाथापाई पे उतर आते हैं, और एहतराम की जो एक हदें हैं उनको हम भूल जाते हैं, एहतराम की जगहों को हम भूल जाते हैं। सो पहली बात तो यह कि इख्तलाफ राय को इख्तलाफ राय रहने दिया जाए, उसे अपनी बाकी ज़िंदगी के शोबों में हावी ना होने दिया जाए। अगर एक वालिद और बेटे का इख्तलाफ राय है तो उस मोहब्बत के रिश्ते को तो नहीं भूल जाना चाहिए जो वालिद और बेटे के दरमियान है, या उस फर्मा बरदारी को तो तर्क नहीं करना चाहिए जो किसी बेटे की तरफ से अपने वालिद को मिलनी चाहिए। इख्तलाफ राय अपनी जगह है, जिसे बातचीत के ज़रिए उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। जो फ़र्क है राय में उसको एक जैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, कंसेंसस की कोशिश करनी चाहिए, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो सब्र से उस इख्तलाफ को एहतराम के साथ कबूल कर लेना चाहिए और एक दूसरे के साथ जिन एरियाज़ में तावन कर सकते हैं उसको जारी रखना चाहिए। यानी जहां आप तावन रोक देते हैं किसी नाराज़गी की वजह से, वहां मसाइल पेचीदा होते चले जाते हैं, और हमें जब एक मसले का सामने होता है जैसे कि इख्तलाफ राय है तो दूसरा मसला नहीं पैदा करना चाहिए,
जैसे कि आपस में एक दूसरे के साथ बदकलामी हम शुरू कर देते हैं बाज़-औक़ात, या तौहीन अमेज़ कलमात कहना शुरू कर देते हैं। तो जब एक मसला पहले ही हम निपटा रहे हैं तो एक और मसला पैदा करने की तो फौरी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। और डॉक्टर साहब वो जो बात हम कर रहे थे कि कई दफ़ा जो है जिस तरह से कोई पहले ब्रदर होता है तो बाद में ब्रदर इन लॉ बन जाता है, कोई मदर होती है तो मदर इन लॉ बन जाती है, वाइफ इन लॉ का तो कोई नहीं है, वाइफ इज़ द लॉ, होती ही इन लॉ है, ये वाइफ इज़ द लॉ सर। ये तो आप लाइटर मोड में कह रहे हैं, लेकिन ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ये खूनी रिश्ता नहीं होता। ये एक मुआहदा है जो शरअ के मुताबिक या कानून के मुताबिक इंसान आपस में करते हैं। और आपको पता है कि मुआहदे में कुछ शराइत भी होती हैं, कुछ तयशुदा अमूर होते हैं, और जब लोग उन तयशुदा अमूर से हट जाते हैं जी, तो मुआहदे जो हैं उनसे फिर मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। सो एक इंटरप्रिटेशन भी होती है शराइत की, और वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान के ख़यालात भी बदल रहे होते हैं, वो ग्रो कर रहा होता है जी, वो नई नई चीज़ें सीख रहा होता है, वो माहौल से इन्फ्लुएंस भी कर रहा होता है। लेकिन एक और बहुत अहम पहलू है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि जैसे इंसान को बहुत सी जिस्मानी बीमारियों का सामना होता है जी, तो इंसान का दिमाग भी तो उसका जिस्म का हिस्सा है ना, तो दिमाग को भी बहुत बीमारियां हो सकती हैं जिन्हें हम जिस्मानी बीमारियां कहेंगे या ब्रेन डिसऑर्डर्स कहेंगे, जिसमें कहने का मतलब ये है कि जब ब्रेन डिसऑर्डर होगा तो जिन केमिकल्स के तहत ब्रेन चलता है या न्यूरोट्रांसमीटर्स के तहत ज़हन में ख़यालात की रौ बहती है तो उस पर भी तो फ़र्क आएगा ना। बिल्कुल, बेशक। तो अगर किसी के ब्रेन में कोई ऐसी तब्दीली आ जाए कि कोई ख़ास केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करने लगे तो उससे उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल आ सकते हैं जिससे कि दूसरे इंसान भी परेशान हो, उसका इंटरेक्शन दूसरे इंसानों से गुफ्तो शनीद की हद फलांग के हाथापाई की हदों तक पहुंच जाए, या फिर ऐसे हालात हो जाएं कि ख़यालात में कुछ ऐसी ख़राबी पैदा हो कि मंतक समझ में ना आ रही हो, दलील समझ में ना आ रही हो और जज्बात बहुत ज़्यादा गालिब आ रहे हों। तो सबसे पहले हमें यह भी तसव्वुर कर लेना चाहिए कि जैसे हमारे घुटने में दर्द हो सकती है या मैदे में तज़ाबियत हो सकती है या हमें मलेरिया हो सकता है, तो ऐसे हमें कोई ब्रेन डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसके नतीजे में हमें बहुत बेचैनी हो या बहुत उदासी हो या बेपनाह खुशी हो, एक गैर मामूली खुशी जो ख़राबियाँ पैदा कर सकती है, जो डिसीजन मेकिंग में फ़र्क ला सकती है, या हमें गुस्सा बहुत आए, तो हमें इस पॉसिबिलिटी पे भी गौर करना चाहिए कि हमारे जो एहसासात हैं और जो हमारे तनाज़ात हैं इसमें हमारे दिमाग में जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। हम ये तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि हमें ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो गई है या दिल की कोई बीमारी हो गई है, हम आहिस्ता आहिस्ता ये भी मान लेते हैं कि ये डायबिटीज़ हो गई है या आर्थराइटिस हो गई है या फिर हमारे घुटने में दर्द हो गया है। लेकिन ये तस्लीम करना कि हमारे दिमाग में या दिमागी सेहत में कोई मसला हो गया है, ये काफ़ी फॉर-फेच्ड आइडिया है। I agree. और आम इंसान इस बात या इस पॉसिबिलिटी को तस्लीम करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते। क्या ये दिमाग में जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कुछ ऊंच नीच हो जाती है, ये कोई पक्की ख़राबी होती है या बिल्कुल जैसे आपने घुटने का जिक्र किया या ब्लड प्रेशर का जिक्र किया, तो ये ठीक करने के लिए किसके पास जाना चाहिए और ये किस तरह ठीक होगी? देखिए, ब्रेन डिसऑर्डर्स जो कि हार्डवेयर के डिसऑर्डर्स कहे जाएंगे और माइंड के डिसऑर्डर्स जो कि सॉफ्टवेयर के डिसऑर्डर्स कहे जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में दो तरह के मसाइल होते हैं, हार्डवेयर के मसाइल और सॉफ्टवेयर के मसाइल। तो इंसानों में भी हार्डवेयर यानी दिमाग के मसाइल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल मसाइल यानी सॉफ्टवेयर के मसाइल भी हो सकते हैं जी। और सॉफ्टवेयर के मसाइल, सोच विचार के मसाइल जो हैं ये और नौयत के होते हैं जी, और जो जिस्मानी ब्रेन डिसऑर्डर है वो ज़रा और तरह के होते हैं जी। लेकिन
ये शुरू में तो ऐसे ही होते हैं जैसे आर्जी हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम इनका कोई तदारक नहीं करेंगे, कोई निगहदाश्त अपनी ऐसी नहीं करेंगे, कोई हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर अगर अमल नहीं करेंगे, तो ये जो आर्जी ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं या आर्जी जज्बाती या ख़यालात के ख़राबियाँ हैं, ये एक परमानेंट शक्ल भी इख्तियार कर सकेंगी। ठीक। मैं आपको बताऊं कि जो इंसान की उम्र बढ़ती है जी, तो वो सबसे पहले एक इदराक उसको हो सकता है कि उसको जिस्मानी मसाइल पेश आने वाले हैं और वो अपने जिस्मानी मसाइल की पेशबंदी कर ले और अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए कुछ इक़दाम कर ले। जी। 20-25 साल पहले मुझे ये ख्याल हुआ कि अपनी सेहत के बारे में अब कुछ अमली इक़दाम करने पड़ेंगे, क्योंकि 40 साल की उम्र तक तो आपकी सेहत अमूमन अच्छी ही रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा उसके साथ खिलवाड़ ना करें तो 40 साल तक तो कोई इमराज पैदा नहीं होते, और उसके बाद फिर ये प्राइमरी क्रॉनिक इमराज, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ वगैरह होने का ख़तरा होता है। पहले मोटापा आ जाता है, फिर एनर्जी लेवल कम होने लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये एहसास होने लगता है, और कुछ लोग फिर इसे मिडल एज के तौर पर तस्लीम करने लगते हैं। कुछ लोग कहना शुरू करते हैं कि बस जी अब तो बोनस पे जीना है, और कुछ एक्टिवली अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। और उसमें मेरी जिस पैराडाइम ने मदद की या नज़रिए ने मदद की वो ये था कि एक दिन में जितने बुरे असरात हो सकते हैं मेरी जिस्मानी सेहत पे, तो एक दिन में उनको बुरे असरात को अनडू भी किया जा सकता है। और अगर रोज़मर्रा हम अपनी सेहत के हवाले से कुछ इक़दामात करें तो हमारी सेहत एक दिन में जितनी ख़राबी की तरफ जा सकती है उसे वापस सेहत की तरफ भी हत्तुल इम्कान लाया जा सकता है। फिर कोई 5-7 साल पहले मुझे ख्याल आया कि ये कानून सिर्फ जिस्मानी सेहत के बारे में क्यों अहम है कि आपको एक्टिवली को रोल प्ले करना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में आप ऐसी तशवीश में मुब्तला क्यों ना हो कि 50-55 या 60 साल की उम्र में जैसे लोग कहते हैं सठिया गया है बंदा तो ऐसे में अगर आपको मेमोरी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या चिड़चिड़ापन आ रहा है या आपको सोच विचार में मुश्किलात आ रही हैं, चीज़ों को समझने और समझाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ज़हनी सेहत के हवाले से कुछ बुरे असरात आपके ऊपर नाजिल हो रही। और एक दिन में जितनी ज़हनी सेहत जो है आपकी ख़राब हो सकती है, तो कुछ इक़दामात से आप उस ख़राबी से फिर बच भी सकते हैं। जी। तकरीबन 5 साल पहले मैंने यूँ सोचना शुरू किया कि पहले तो सिर्फ जिस्मानी सेहत ख़तरे में नज़र आ रही थी, तो अब ज़हनी सेहत भी ख़तरे में नज़र आती है। तो तस्लीम कर लिया कि आगे चल के ये ख़तरात बढ़ सकते हैं। जी। ये काफ़ी मुश्किल है ऐसा तस्लीम करना कि आगे चल के मेरी ज़हनी सेहत ख़राब हो सकती है या आगे चल के मेरी नफ्सियाती सेहत ख़राब हो सकती है। इन बातों को क़ब्ल अज़ वक्त तस्लीम करना काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे ये तस्लीम करना भी काफ़ी मुश्किल है कि एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे। मगर ये हकीकत है। लेकिन ये एक हकीकत है, लेकिन हम ज़्यादातर इस हवाले से डिनाइल में रहना चाहते हैं और हम उस बारे में नहीं सोचते कि जब वो वक्त आएगा कि हम इस दुनिया से जाएंगे तो क्या हो रहा होगा या उसके बाद क्या होगा। सही। लेकिन अगर हम डिनाइल से निकलना शुरू करें हिम्मत करके और पहले अपनी जिस्मानी सेहत के बारे में कुछ सोच विचार करें और इक़दामात अपने लिए डिज़ाइन करें कि जो रोज़मर्रा करने से आपकी सेहत बेहतर से बेहतर रहे और आप फंक्शनल रहें, तो साथ ही साथ अगर ज़हनी सेहत के हवाले से कुछ इक़दामात जैसे नींद पूरी करना, जैसे झगड़ों से परहेज़ करना, तनाज़ात से बचना और अपनी हदों को और दूसरों की हदों को पहचानना और रोज़मर्रा जो है कोई एक्सरसाइज करना, अपने खाने पीने का ख्याल रखना, कोई विटामिन डेफिशिएंसी ना हो उस चीज़ का ख्याल रखना, या अगर कोई सिम्टम्स हैं जो कि नफ्सियाती नौइयत के हैं तो उनके ऊपर गौर व फिक्र करना और उनको दुरुस्त करना, जैसे एंग्जाइटी अगर है जी। या कोई ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है या गुस्सा बहुत आता है, तो इन सब चीज़ों को संजीदगी से लें, इन्हें नॉर्मल समझ के दरगुजर ना कर दें। यानी आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग गुस्से वाले होते हैं तो ये उनके बारे में कहा जाता है कि दिल के बहुत अच्छे हैं, लिहाजा गुस्से वाले लोग इस बिना पे कि उन्हें दिल के अच्छे समझा जाता है वो अपने गुस्से के रवैयों को भी जारी रखते हैं। एक घर है, उसमें माँ बाप की आपस में लड़ाई रहती है
और उसी में परवान बच्चे परवान चढ़ के बड़े हुए। और अब एक बच्ची जो है उसी घर की एमएस में मास्टर्स कर रही है, और उसके वालिद उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस बच्ची की फुप्पो के घर अपनी यानी कि बहन के बेटे से उसकी शादी करना चाह रहे हैं। बच्ची नहीं करना चाह रही, मगर उसके पास हिम्मत नहीं है कि वो अपने वालिद साहब के साथ, ना तो बॉन्डिंग है, ना उसके पास हिम्मत है कि वो अपने वालिद को बता सके कि मैं इस घर में शादी नहीं करना चाहती। उसकी लो सेल्फ़ इस्टीम है और वो परेशान है, एंग्ज़ाइटी उसको महसूस हो रही है, और वो वालिद को कुछ कह भी नहीं पा रही। इस मसले का क्या हल होना चाहिए, बताइए। देखिए, हमारे माशरे में ज़्यादातर वालिदैन बच्चों को अपनी मलकियत तस्वर करते हैं, और इस नज़रिए को बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़े रखने से मसाइल काफ़ी पैदा होते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों की ज़िंदगी के ऐसे फ़ैसले जो तादेर उनकी ज़िंदगी को मुतासर करते रहेंगे वो भी वालिदैन करना चाहते हैं। और हमारे कल्चर में ज़्यादातर वालिदैन का गलबा चूँकि औलाद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर बच्चों को ऐसी शादियों में से गुज़रना पड़ता है जिसमें उनकी कोई रज़ामंदी शामिल नहीं होती। फिर इसके रद्द अमल के तौर पर एक ऐसा तबका भी पैदा हो जाता है जिसमें वालिदैन का एहतराम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बच्चे वालिदैन की राय को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देते। तो ये दूसरी एक्सट्रीम है जिसमें बगावत हो जाती है। याद रखिए, जहाँ कोई भी ज़्यादती होगी आखिरकार उसका नतीजा बगावत की सूरत में निकलेगा। तो जहाँ ये बहुत अहम है कि बच्चे वालिदैन की राय को अहमियत दें शादी ब्याह के मामले में, और तालीमो तरबियत और पेशा वराना जो वो ज़िंदगी गुजारते हैं इस मामले में अगर वालिदैन की राय को वो अहमियत देना शुरू कर दें, तो वहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन ये कोशिश करें हत्तुल इम्कान कि वो बच्चों की राय को नज़रअंदाज ना करें जी। और घरों में जितने भी फ़ैसले कंसेंसस से हो जाएं वो उतना ही अच्छा है। और अगर कंसेंसस से फ़ैसले ना हो तो फिर अक्सरियती राय से होने चाहिए, यानी और लोगों को भी राय में शामिल कर लिया जाए। जैसे यहाँ ये बच्ची का मामला है तो माँ बाप हैं और भी अहबाब होंगे, रिश्तेदार होंगे, तो ख़ानदान के सियाने लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है और उनकी राय मांगी जा सकती है। और अगर ज़बानी बात नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बेटियों के लिए आसान नहीं होता कि वो वालिदैन के साथ फ़ेस टू फेस बैठ के तो ऐसे मौज़ूआत पे बात करें जैसे कि शादी ब्याह का मौजू है, और मुनासिब अमूमन नहीं समझा जाता कि बच्चियाँ मुँह खोल के वालिदैन के साथ बात करें, तो वो एक तफसीली ख़त लिख के अपने जज्बात और एहसासात को अपने वालिद तक पहुँचा सकती हैं और अपनी हतमी राय से भी आगाह कर सकती हैं कि कानून और शरअ में चूँकि उनको इस बात की इजाज़त है कि एटलीस्ट वो शादी ब्याह के मामले में हाँ या ना करना उनका हक़ तस्वर किया जाता है। सो ऐसा आप देखिए, निकाह में भी लड़की से पहले साइन कराए जाते हैं, लड़के से पहले साइन नहीं कराए जाते निकाहनामे पे। इससे आप अंदाज़ा करें वो जो लेडीज़ फ़र्स्ट वाला प्रिंसिपल है वो यहाँ भी लागू होता है कि लड़के से पूछने से पहले लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हें कबूल है कि नहीं। लेकिन अमली तौर पर हम सोचते हैं कि जैसे ख़वातीन जो होती हैं उनके तो मुंह में ज़बान नहीं होती, वो बेज़बान होती हैं, तो उनके साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती की जा सकती है, जिस खूंटी से भी बांध दें। और रोज़मर्रा आप देखते हैं कि ये ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ख़ानदान में कोई और बुज़ुर्ग, चचा ताया या कोई और बुज़ुर्ग होंगे, खाला या कोई वैसे अजीज़ो कारब में से कोई सियाना बंदा होगा जो असर व रसूख रखता होगा वालिदैन के ऊपर, तो उससे बात की जा सकती है और मदद तलब की जा सकती है। मदद तलब करना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती बल्कि ये ताकत की निशानी होती है। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह बात आप बता रहे हैं जिसमें बच्ची को बात करना मुश्किल है, तो ये एक मुश्किल मरहला है जहाँ पे इख्तलाफ राय भी है, वालिद भी है, जगह भी अथॉरिटी की है। तो अपने लिए वो कैसे सेफ्टी क्रिएट करें कि बात भी कर लें और उनको कोई मुश्किल और बुरे असरात भी उन पर मुरतब ना हो? देखिए, बात करना मुश्किल लगता है ये कोई अनोखी बात नहीं। एक मातहत है उसको अपने बॉस से बात करना मुश्किल लगता है, बीवी को खामद से बात करना मुश्किल लगता है, एक बेटी को अपने वालिद से बात करना मुश्किल लगता है, कोई लड़का किसी लड़की के लिए चाहत रखता है तो वो आगे बढ़ के इस बारे में लड़की से बात करना उसे बहुत मुश्किल लगता है।
बात करने की राह में अगर इतनी मुश्किलात हैं जी। तो फिर हमें ये तस्लीम करने में कोई बाक नहीं होना चाहिए कि इस मामले में महारत हासिल करना हमारा रोज़मर्रा का मामूल होना चाहिए। क्योंकि वक्त के साथ साथ अगर आप बच्चे हैं तो आपको इतनी महारत ना भी हो तो आपका गुजारा चल सकता है ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप बलूगत की हदों को छू रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी गुफ्त व शनीद आनी चाहिए। और अगर आप माँ बाप के दर्जे पे फायज़ हो गए हैं तो अब बच्चों की अमली तरबियत करने के लिए तो आपको बहुत अच्छा निगोशिएटर होना चाहिए। और इसी तरह बढ़ती हुई उम्र के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िम्मेदारियाँ आप पर आ जाती हैं, रिश्तों में से रिश्ते निकलते हैं। पहले आप जवान होते हैं तो आपकी शादी होती है, फिर इस रिश्ते में से फिर बच्चे आपको मिलते हैं, फिर बच्चे जवान होते हैं तो उनके आगे रिश्ते नाते तय होते हैं। तो एक तरह से आपका जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से होने लगता है। और इसमें कुछ लोग ज़रा मुश्किल किस्म के लोग भी होते हैं जिनसे बात करना आसान नहीं लगता, क्योंकि वो गुस्से वाले होते हैं या वो मान कर नहीं देते या वो बात करने पर ही तैयार नहीं होते, या आप उनसे बात करते हैं तो वो पाँव पटकते हुए निकल जाते हैं या दरवाज़ा बैंग करते हैं या वो शोर शराबा करने लगते हैं और धमकियां देने पे उतर आते हैं और आपको ऐसी धमकियां देते हैं जो उनकी अपनी ज़ात के बारे में होती हैं कि वो अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लेंगे। जैसे औलाद वालिदैन को जो धमकियां देती है तो वो ज़्यादातर ये होती है कि मैं घर से चला जाऊंगा या मैं खाना नहीं खाऊंगा या फिर मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा या मैं अपने आप को फिर तबाह कर लूँगा। इनको हम वीटो थ्रेट्स कहते हैं। यानी जब आप किसी ऐसे रिश्ते में होते हैं जब किसी को आपकी बहुत परवाह होती है और उस परवाह का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आप धमकियाँ देने लगते हैं, आप उनकी बात को वीटो कर देते हैं अपने थ्रेट से। हाँ, यानी एक तो होती है ना थ्रेट जो कि पावर से दी जाती है जिसे वीटो कहा जाता है, लेकिन एक थ्रेट है जो आप वीक पोजीशन से दे रहे होते हैं किसी ऐसे बंदे को जो आपसे मोहब्बत काफ़ी ज़्यादा करता है, तो इसको हम वीटो थ्रेट कहते हैं। टेक्निकली इमोशनल ब्लैकमेलिंग, एक्सप्लॉयटेशन होगी। हाँ, इमोशनल गन पॉइंट पे रखना, क्योंकि वालिदैन बाज़ औक़ात ये रिस्क नहीं ले सकते कि अगर वो औलाद की बात नहीं मानेंगे तो औलाद जो धमकी दे रही है अगर खुदा न खास्ता उन्होंने उस पर अमल कर दिया, जैसे कि पढ़ाई छोड़ दी या कुछ ऐसा काम करने की धमकी दी, तो वालिदैन जब आउट ऑफ फियर ऑपरेट कर रहे होते हैं तो फिर उनके सारे के सारे फ़ैसले खौफ में से निकलते हैं और बच्चे जैसे उन्हें कहते हैं वैसे वो करके दिखा देते हैं। क्योंकि वालिदैन की जब रिट ख़त्म हो जाती है, जैसे जब हुकूमत की रिट ख़त्म हो जाती है तो फिर पीछे सुबकी ही रह जाती है, इसी तरह जब वालिदैन की रिट ख़त्म हो जाती है तो घर में फ्रस्ट्रेशन का माहौल होता है, वालिदैन की सुबकी भी होती है, पर सुबकी एक तरफ रही, बच्चों का अपना मुस्तकबिल उससे ख़राब होता है। देखिए, कमज़ोर वालिदैन या कमज़ोर बॉस या कमज़ोर हुकूमत ये किसी के भी काम की नहीं। ऐसी हुकूमत जो कमज़ोर हो वो आवाम का कोई फ़ायदा नहीं कर सकती। ऐसा बॉस जो कमज़ोर हो वो ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की की मंजिलों की तरफ नहीं ले जा सकता। और ऐसे वालिदैन जिनकी कोई रिट ना हो और वो कमज़ोर हों, वो औलाद को जो है बेहतर मुस्तकबिल की तरफ नहीं ले जा सकते। सो इट ऑल बॉयल्स डाउन टू गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप जो इख्तलाफ राय है उससे घबरा ना जाएं, बेचैनी ना महसूस करें और खुल के अपनी बात जो है या अपने नुकात टेबल पे रख दें और दूसरे को भी कहें कि वो भी अपने दिल की बात करे। और इब्तदा में एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने के बाद कुछ गौर व फिक्र के लिए टाइम लें। और जब आप किसी के साथ गुफ्तगू में इंगेज होते हैं तो कभी ये तसव्वुर ना करें कि अभी जो गुफ्तगू हो रही है उसके नतीजे में तमाम मकासद हल हो जाएंगे। आप समझे कि 5 दफ़ा आपको गुफ्तगू करना पड़ती है तो घरेलू मसाइल आप हल कर सकते हैं या दफातर के मसाइल हल कर सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा काम करते हैं, एक नशिस्त में आप कुछ सफ़र आगे तय करते हैं, फिर दूसरी नशिस्त होती है, फिर आप एग्ज़िट लेते हैं, फिर आप एंट्री करते हैं, फिर इस दौरान आप इज़्ज़त और एहतराम बरकरार रखते हैं ताकि सेफ्टी बरकरार रहे। थ्रेट्स नहीं देते, आप पॉसिबिलिटीज़ पे गौर करते हैं। अक्सर 2 इंसानों के दरमियान जब मामला होता है तो दोनों को एक जैसी चीज़ें नहीं चाहिए होती। जैसे आप किसी दुकानदार के सामने खड़े हैं तो दुकानदार को वो रकम चाहिए,
और आप वो रकम देने के लिए तैयार हैं और आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए और दुकानदार वो देने के लिए तैयार है, तो फिर उम्मीद रखनी चाहिए कि व्हेन ऑल इज सेड एंड डन तो आप दोनों के दरमियान तबादला हो जाएगा, आपकी रकम दुकानदार की जेब में चली जाएगी और दुकानदार की जो प्रोडक्ट आपकी पसंदीदा है वो आप उठाए हुए अपने घर की तरफ सफ़र करते नज़र आएंगे। आई वुड लाइक योर लास्ट वर्ड्स फॉर टुडेज प्रोग्राम। ये जो लव बर्ड्स होते हैं ये एंग्री बर्ड्स बन जाते हैं, और ये जो आपने दूसरा बताया कि सिनेरियो में कई दफ़ा रिट हुकूमत की कमज़ोर हो जाती है, माँ बाप की कमज़ोर। मुझे ये बताइए, जो आप सारा बता रहे हैं गुफ्तगू करने के तरीके, क्या ये बोर्ड रूम से लेके बेडरूम तक ये अप्लाई हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और मेरा ख़्याल है कि ये अच्छा आइडिया होगा कि हम एक अलग से प्रोग्राम डिज़ाइन करें जो वीकली हम लोगों को बताएं कि किस तरह इख्तलाफ राय हो तो बातचीत कैसे करते हैं जबकि जज्बात भी मचले हुए हों और नफ़ा नुकसान भी बहुत ऊंचे दर्जे का नज़र आ रहा हो, और घर में और बोर्ड रूम में और हुकूमत के ऐवानों में किस तरह गुफ्तो शनीद के ज़रिए मसाइल को सुलझाया जाए और किस तरह जो वादा खिलाफियाँ हैं उन पे कैसे बात करें। जो किसी ने कहा था कि ये मैं करूँगा और जब वो नहीं करता तो हम तप जाते हैं, तो उससे कैसे बचें और कैसे अपने प्यारों की ज़िंदगी में दखल दें और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं और माशरे के माहौल को अच्छा बनाएं और एक दूसरे के लिए ज़हमत की बजाय रहमत बने। तो इसके लिए हम अलग से प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम गुफ्तो शनीद के हवाले से ही बात किया करेंगे। और डॉक्टर साहब, क्या है जुमला गुफ्तन बरखास्तन, वो क्या है? निशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन मतलब यह है कि बैठे, बातचीत की और कुछ हासिल किए बगैर मामला ख़त्म हो गया। अगर ये जिस तरह की गुफ्तगू का आप बता रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो सकता है जो कोई सीख सके और उसके आखिर में कोई एक्शन प्लान वज़ा हो सके? जी बिल्कुल, जैसे जनरली हम बात करते रहते हैं कि गुफ्तो शनीद को बेहतर बनाएं, तो ये एक राउंड अबाउट बात है, लेकिन गुफ्तो शनीद को कैसे बेहतर बनाएं, क्योंकि ये एक लर्नेबल स्किल है जी, और इंसान जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो सीख के बहुत नुमायाँ तौर पर कर सकते हैं। जैसे कभी आप देखें कि जो डॉक्टर दिल में स्टेंट डालते हैं, तो अगर आप तसव्वुर करें तो ये एक नाकाबिले यकीन कारनामा है जो वो अंजाम देते हैं, लेकिन डॉक्टर ये सीख लेते हैं और फिर जीते जागते इंसानों की खिदमत के लिए वो स्टेंट जब डालते हैं तो ये एक मार्कातुल अरा काम है जो कि वो करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लर्नेबल स्किल्स होती हैं वो कुछ इब्तदा में इन्वेस्टमेंट मांगती हैं, यानी वक्त की इन्वेस्टमेंट, एफर्ट करनी पड़ती है, कुछ अखराजात करने पड़ते हैं, परसिस्टेंस है, फिर आखिरकार जैसे ये लॉ ऑफ हार्वेस्ट है, बिग डिविडेंड। देखिए ना, जैसे आप काश्तकारी करते हैं तो सबसे पहले तो आप सब कुछ मिट्टी में डालते चले जाते हैं, मिट्टी पाते हैं, फिर आप देखें कि मिट्टी में से क्या निकलता है, सोना उगलती है, तो समरात आपको हासिल होते हैं। तो स्किल्स सीखने का काम भी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।